बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। लिखा क्या गया है, ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। करेंगे प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है ना। ध्यान से समझना। कह रहे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, हर किलोमीटर के बाद, जैसे 1 किलोमीटर बीत गया है ना, उसके बाद का किराया कैसे है, ऐसे है कि है ना, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये, और प्रत्येक उसके बाद यानी 1 किलोमीटर जब बीत जाएगा उसके बाद हर किलोमीटर के लिए कितना है ना। ध्यान समझना, ये कह रहा है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ये बड़ा इलॉजिकल, बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसको ऐसे कहना चाहिए कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया है ना, ठीक है, कोई टैक्सी है उसका क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का जो टैक्सी का किराया है वो ऐसे है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपया बढ़ता जा रहा। ऐसे कहना चाहिए था, पर इन्होंने ऐसे कह दिया है तो कोई बात नहीं है ना। तो इसको हम सिंपल से वही है ना, सिंपल सी लाइन कैसे लिखेंगे है ना, जैसे ही है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, सही है। तो प्रथम किलोमीटर का कितना है, कितना है बताइए, 15, और इसमें कहना चाहिए कि हर किलोमीटर का 8 रुपया बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर इसमें 8 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा और फिर 31 हो जाएगा और फिर 39 हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात। हमें बताना है कि यह एक एपी है या नहीं है ना, तो हम लोग इसको बताएंगे, ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे सार्व अंतर, क्या लिखेंगे, सार्व अंतर डी। जैसे मैं बार बार कर रहा था वैसे ही करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। A2 माइनस का A1 तो कितना हो जाएगा, 23 माइनस का 15 तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं D2 निकालूं तो कितना आ जाएगा, A3 माइनस का A2। साफ साफ बताओ, A3 का मान कितना है, 31 माइनस का 23 तो आएगा 8 ही है ना। और अगर मैं कहूँ D3 है ना, A4 माइनस का A3 तो कितना हो जाएगा, 39 माइनस का 31 यानी कि आएगा 8। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चूंकि D1 बराबर क्या है, D2 बराबर D3, ये सर्वांतर, ये कितना आ रहा है, 8, इसलिए क्या हो जाएगा कि यह एक क्या है ना, यह एक एपी है, यह एक समांतर श्रेणी है ये। चलिए है ना, तो ये एक छोटी सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये काफी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखना। हाँ क्या लिखा है, हाँ सिलेंडर, सिलेंडर है ना, समझना ध्यान से। जब भी मैथमेटिक्स में अगर आपको कभी ना बेलन कहा जाए, ठीक है, तो ना घरे वाला बेलन मत समझ लेना है ना, है ना। बेलन का मतलब होता है ऐसी चीज जो ऐसे लुढ़कने पे लुढ़क जाए, है ना। बेलन कैसा होता है, ध्यान समझना, हाँ, और बेलन के जो सिरे होते हैं वो सेम होने चाहिए, ये नहीं कहीं पे पतला हो गया कहीं पे मोटा हो गया, फिर वो बेलन नहीं रह जाता। बेलन का मतलब है ये ऐसी शक्ल, जिसकी शक्ल ऐसी है उसे बेलन कहते हैं, ऐसे। हाँ। ये सेम है, ये है बेलन, समझ में आया। चलो ठीक है, कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, है ना। अच्छा, अगर ये बेलन खाली है तो इसके अंदर हवा होगी, है ना, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक
बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस चीज को हमें बताना है कि क्या यह एक एपी है या नहीं है। सवाल कैसे समझेंगे देखते ध्यान से। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है, मान लेते हैं कि इस बेलन में कुछ हवा है और एक ना हवा निकालने वाला पंप है, वो क्या करता है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से। अगर कोई चीज है आपके पास, किसी भी आकृति की हो, जैसे एक गिलास है ना, तो उसमें जब पानी डालेंगे तो पानी जो है वो गिलास के आकार का होगा। अगर वही पानी एक बोतल में डाल दो तो बोतल के आकार का हो जाएगा। अगर इसी एक बेलन है, कुछ नहीं है, तो पक्का है कि इसके अंदर हवा हो जाएगा, है ना। तो जो हवा है, अब बताओ हवा ने क्या करा है, जगह घेरा है कि नहीं जगह घेरा है अपने। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो आप एक ग्लास लेना, ठीक है, और ग्लास को ऐसे उल्टा करना, या लोटा लेना, जब आप बाल्टी में नहाते हो इसको उल्टा कर लेना और ऐसे डालना, तो आप एक चीज देखोगे कि वो ऐसे ऊपर फेंकेगा। अब एक काम करना, उस गिलास में एक कागज डाल देना। क्या डाल देना, कागज, और फिर गिलास को ऐसे करना और ऐसे डाल देना। कागज से वो गीला क्यों नहीं गीला होगा, क्योंकि वहां पे हवा है। क्या है, तो जहां पे कुछ नहीं है वहां पे हवा है। तो अच्छा बताओ, उसमें किसने जगह पहले से घेरी हुई है, हवा ने। ओ, किसने जगह घेरी हुई है, हवा ने। इस बेलन में जगह किसने घेरी हुई है, हवा ने। तो कोई भी चीज अगर जगह घेरती है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का मैंने क्या बताया था आपको, क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई में जगह घेरता है। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे गोल है, ऊंचाई है ना, इसको आयतन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयतन को बच्चा इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ये बात क्लियर है कि नहीं, है ना। तो हाँ, अच्छा ये बताओ, अगर ये बेलन है तो इसमें उतनी ही हवा होगी जितना इसमें हवा अट सकता है, जितना इसका आयतन होगा। तो हमने कह दिया कि मान लेते हैं कि इसमें भी हवा है। कितनी हवा है, भी, ठीक है, कितनी हवा है, भी हवा है ना। ध्यान से देखना, लिखेंगे बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, भी है। जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकालना है। बाहर निकालने का मतलब माइनस करना है ना। तो v में से v का 1/4 भाग बाहर निकालना है। सही बात है। तो v कितना हो जाएगा, v/4, इसके बटे 1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4v माइनस का v/4, तो 3v/4, है ना। तो पहले v था, फिर कितना हो गया, है ना। अब बेलन में कितना हवा है, जल्दी बताओ, 3v/4, है ना। हमें कितना निकालना है, माइनस। जितना है उसका 1/4। ये नहीं समझ आ रहा, अरे जितना है उसका 1/4, यहाँ पे का 1/4, जितना था उसका 1/4 माइनस करना है, निकालना है, बाहर निकालना है। तो का मतलब गुणा होता है ना। यही नहीं समझ पा रहे तुम लोग। 3 कितना हो गया, 4, तो माइनस 3v बटे कितना हो जाएगा, 16। एलसीएम कितना आएगा, 16, 4 चौक 16, 3 चौक 12 का v माइनस 16 3v, और कितना हो जाएगा, 9v/16। अब बेलन में कितनी हवा है, जल्दी बताओ, 9v/16। अब हमें जितनी हवा बची है उसका भी 1/4 क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। बात क्लियर है ना। चलिए, तो 9v बटे कितना हो जाएगा, 16, 9v और 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। एलसीएम कितना आएगा, 64, 16 चौक 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा, 36v माइनस ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 9v। तो 36v माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6 निकल गया और 3 निकल गया, 6 निकाल देंगे और 3 निकाल देंगे तो 27 v और बटे 64।
ये बात क्लियर है ना? डॉट डॉट और डॉट, है ना? ये पहाड़ा की तरह लग रहा है ना? तो बेलन में कितनी हवा थी? v। और फिर हमने उनका 1/4 करके निकाला, है ना? ये हम जो है इसको नहीं लिखेंगे। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, है ना, ऐसे हम निकालते गए। तो हमें बताना है कि ये AP है कि नहीं है। ये है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3 और ये क्या है A4, है ना? तो हम लिखेंगे सार व अंतर। क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा D1, तो कितना हो जाएगा A2 - A1। तो A2 कितना है, इसमें से कितना घटाएंगे V, कितना हो जाएगा 3V माइनस का 4V और बट्टे का 4। तो घटाने में कितना आएगा? ये आएगा। सही बात है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या निकालेंगे? A3 माइनस का A2। D3 कितना है? यही है। चलिए 9 चौक कितना हो जाएगा? नहीं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 9V माइनस 4 चौक 16, 3 चौक 12V, तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? -3V बटे 16। क्या सेम आया? सेम नहीं आया ना? तो बस इसके आगे चेक नहीं करना, लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल डज नॉट इक्वल टू D2, है ना? इसलिए यह AP नहीं है। तुम लोग इसमें फालतू का कंफ्यूज हो रहे हो। जितनी हवा है उसका 1/4 बाहर, V था तो V का 1/4 मतलब V गुणे 1/4। अब इतना आया तो इसका 1/4 बाहर, बस इसको लिख लो। ये एग्जाम में आने वाला है नहीं। ओह शांत हो जाओ, बिल्कुल एकदम शांत, है ना? इस सवाल में मैं आपका एकदम फोकस, पूरा का पूरा जो ध्यान है बिल्कुल बोर्ड की तरफ चाहूंगा, ठीक है? तो सवाल देखना, बड़ा प्यारा सवाल है। तीसरी सवाल कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, लागत मतलब कि खर्चा, क्या खोदा जा रहा है? कुआं, है ना? कह रहा कि जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया, 150 रुपया देगा, है ना? आपने सुना होगा डायलॉग। लेना है तो लो। उसमें फिर वो एक आता है दूसरा, वो गांजे की पुड़िया देता है, उसको 5,000 देता है, कहता है सेठ इधर आ, वो इतनी छोटी सी चीज दिया तो उसको 5,000 देता है, और मैंने ये दिया, है ना, मेरे को 150 देता है ना? सुन लो, एक कुआं खोदा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो प्रथम 1 मीटर की जो खुदाई है उसका जो खर्चा है वो 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत है 50 रुपया बढ़ती जाती है। और यही बात सवाल पहले में नहीं दिया था, जो कि गलत दिया था, है ना? तो सिंपल सी बात है ना। आप मुझे बताओ, आप कुआं खोद रहे हो, ठीक है? तो 1 मीटर का कितना मतलब शुरुआत में कितना लगा? 150, और फिर 50-50 बढ़ता जा रहा है क्योंकि भाई गहराई में जा रहे हैं। हाँ, है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कुएं ऐसे ही लिखेंगे, है ना? कुएं, अरे तो मैं कुएं लिख रहा हूँ ना, कुएं की खुदाई सही बात है। पहले मीटर का कितना होएगा, और हर बार कितना बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? फिर 50 बढ़ेगा, फिर, है ना, ऐसे करके फिर। तो यह AP है कि नहीं है? यह एक AP है, आप इसको निकाल लेंगे, है ना? तो आप D1, D2 और D3 ये निकाल लेंगे, और D1 बराबर
अतः ये इसलिए यह क्या है, इतना काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट देख लो, चौथा। देखिए कोई भी क्वेश्चन जब हमारे पास होता है तो उस क्वेश्चन में कुछ शब्द होते हैं, है ना, उसके आगे पीछे के जो शब्द होते हैं, जो कुछ चीजें होती हैं, बिना उसको समझे अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा तो वो एक तरह से ऐसा हो गया कि आपने उसको रट लिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले के फोर्थ में क्या लिखा गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। करने को तो मैं इस सवाल को सॉल्व कर दूं, एक्चुअल में क्या है कि इसमें कुछ शब्द आए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, यानी ये चीजें होती क्या है, दर क्या होता है, जब तक इसको ना जाने सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। तो बात को समझते हैं, है ना। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट समझना, ठीक है। एक होता है ब्याज, क्या होता है, ब्याज, है ना। देखो एक होता है ना, आपके दिमाग में कुछ पहले से इस सवाल को लेके है, या आपको आता है या नहीं आता है, तो कभी भी ना अपने माइंड को तुम न्यूट्रल कर लिया करो, है ना, हटा दो, सब कुछ हटा दो, जो मैं कह रहा हूँ बस इसको सुनना है, ठीक है। ब्याज क्या होता है, थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं। ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट। ब्याज हमारे पास दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है, एक को हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज, क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, और एक को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, क्या कहते हैं, चक्र, इसको ऐसे लिखते हैं, वृद्धि और ब्याज। यहां तक किसी को दिक्कत है ना। अब ब्याज है ना दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। समझते हैं ब्याज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी इंसान से 10,000 रुपए उधार लिए, क्या लिए, उधार, है ना, और आपने कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे अभी जरूरत है, मैं आपको 3 सालों के बाद लौटा दूंगा, ठीक है। अच्छा कोई अगर इंसान आपको 10,000 रुपए देता है और आप उसको 3 साल के बाद लौटाते हैं, तो क्या जो 10,000 की जो वैल्यू है आज और 3 साल के बाद, दोनों वैल्यू सेम होगी। जैसे आज मान लेते हैं कि आप 2024 में हैं, है ना, आज कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है, तो क्या 2027 में भी 10 रुपए का मिलेगा। अगर आप 10,000 लेके 3 साल बाद उसको 10,000 लौटा ही देते हैं, है ना, तो जब उसने आपको 10,000 दिया था तो वो थोड़ा सस्ता जमाना था, अब जमाना थोड़ा महंगा हो गया है, तो अगर आपने 10,000 ही रिटर्न करा तो उसका क्या फायदा, उसका तो घाटा हो गया ना। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि बैंक में अगर पैसा रखा रहता है तो उसमें 1-2 रुपए बढ़ते जाते हैं, है ना, ब्याज बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रहा है ना, कोई चीज पहले 10 की आती थी अब 12 की आ रही है, तो ब्याज नहीं बढ़ेगा तब तो आपका घाटा हो जाएगा, इसलिए ब्याज लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि किसी इंसान ने से आप ना 10,000 रुपए क्या कर रहे हो, उधार ले रहे हो, और उसने कहा इस पे ब्याज लगेगा, है ना, वो ब्याज को कह रहा है कि इस पे 10% का ब्याज लगेगा, कितने परसेंट का, 10%। ये जो परसेंट में लगता है ना, इसको कहते हैं दर, क्या कहते हैं, और जिस रुपए पर ब्याज लिया जाता है इसको कहते हैं मूलधन, क्या कहते हैं, और अगर कितने साल के लिए लिया जा रहा है ना, उसको कहते हैं समय, क्या कहते हैं, समय। ये एक छोटी सी बात है कि ब्याज क्यों लिया जाता है ना, क्योंकि जमाना हर दिन महंगाई की तरफ होता जा रहा है। आप सोच लो, है ना, जो कलम 2 रुपए की मिलती थी आज 5 रुपए की मिल रही है, 3 वाली कलम 4 रुपए की मिल रही है, तो इसी हिसाब से, है ना, ऐसे करके। अब सवाल उठता है ना, सवाल उठता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो उसके बाद ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि 10,000 रुपए का 10% कितना होगा, है ना, मतलब कि कोई आपको 10,000 रुपए दे रहा है और कह रहा है कि मैं 10% ब्याज लूंगा, है ना, 1 साल का। तो देखो ध्यान से, 10,000 है, ठीक है, 10% ब्याज लग रहा है, कितना परसेंट, 10%। 10% का मतलब होता है बटे में कितना कर लेंगे, 100, ये 0 से 2 जीरो कट गया तो कितना आया, 10 और 100 कितना हो जाएगा, 1,000, 1 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है, 1,000, कितना हो रहा है, 1,000। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3,000। तो अब 3 साल के बाद आप उसको कितना लौटाइएगा, कितना, 13,000 रुपये लौटाएंगे, और आपने लिया कितना था, 10,000 लिया था और आपने लौटाया 13,000, है ना। ये है साधारण ब्याज, है ना, कि 1 साल का 1,000, दूसरे साल का 2,000, तीसरे साल का
3000। पर चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। जैसे पहले साल का ब्याज कितना है, 1000 रुपए, समझ में आया? ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये है 1 साल का, कितने का है, 1 साल का है। बात क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं जैसे ही देखो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, बात को ध्यान से समझना। जब आप उसको 1 साल में पैसे लौटाएंगे तो आप उसको लौटाएंगे 10,000 और 1,000, हाँ या ना? ये बात क्लियर है? तो जो अब अगले साल का ब्याज लगेगा ना, वो 10,000 पे नहीं लगेगा, हाँ वो इस पे लगेगा 11,000 पे। कितने पे लगेगा? 11,000। ठीक है, दोबारा सुनना, नहीं समझ में आया इसको मिटा देता हूं। ध्यान से बात को समझना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे साधारण ब्याज में क्या था कि आपने 10,000 रुपये लिए, 3 साल बाद आपको 13,000 रुपये लौटाने हैं, है ना? 1,000 1 साल का, दूसरे साल का 1,000, तीसरे साल का 1,000, यानी 3,000 ऐसे करके। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपने 10,000 रुपये लिए, ठीक है, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 10%, 1,000 और 10,000, तो कितना हो जाएगा, 11,000। एक मतलब 10,000 और 1,000, ये कितना हो गया, 11,000, है ना? तो जो दूसरे साल का जो ब्याज है वह इसके ऊपर लगेगा, मतलब कि 11,000 का 10%, है ना? 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, मुझे बताइए? 1100। कितना हो जाएगा, 1100, है ना? तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो साधारण ब्याज था उसमें हर साल का ब्याज 1,000 रुपये था, लेकिन इसमें कितना बढ़ गया, 1,100। तो ये ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो अब ये जो है ये 1,000 था, मतलब 11,000 था, 11,000 में अगर हम इतना जोड़ दें, कितना, 1100, सॉरी 12,100। तो मुझे कभी सिंपल सी बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ठीक है, कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें 2 तरह की चीजें हैं, ध्यान समझना। इसमें एक तो है 10,000 प्लस कितना है, 1,000, हाँ या ना? ये जो 1,000 है ये क्या है, और ये क्या है, मूलधन। किसी को कोई दिक्कत है ना? इसी तरह अगर मैं इसमें पूछूं, है ना, इसमें ध्यान समझना, इसको बहुत ध्यान समझना, ध्यान समझना। अगर मैं इसमें पूछूं कि इसका मूलधन, तो पहला एक है कि आप कहेंगे सर जी 10,000, कितना है, 10,000, है ना? और ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, मैं कह रहा हूं कि मूलधन कितना है, 10,000, तो ब्याज कितना रहेगा, 2,100 ना? ठीक है, लेकिन अगर आपने एक चीज गौर करा होगा तो इसमें जब हमने ब्याज निकाला तो 10,000 पे निकाला नहीं, कितने में निकाला था, 11,000 पे निकाला था, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो कभी भी एक चीज आपको ध्यान देनी है ना, कि हर बार क्या होता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जब आप ब्याज निकालते हैं तो यानी कि जो होता है, जो ब्याज मूलधन में जुड़ता चला जाता है, इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा 2 चीजें होती हैं, एक मूलधन होता है, एक ब्याज होता है। इसको मिला के कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, ऐसे करके। तो इसको जब अगर आप 3 साल का निकालेंगे, है ना, ये कहीं ना कहीं साधारण ब्याज से ज्यादा होगा, उसको उतना देना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह साधारण ब्याज से महंगा होता है ना? ब्याज पर ब्याज लगता है, पहले 10,000 पे लगा था, तो जब 1 साल आपका हो जाएगा तो वो हो जाएगा 10,000 और 1,000, यानी 11,000। फिर 11,000 पे लगेगा, 10,000 पे नहीं लगेगा, 11,000 पे 10% लगेगा, फिर हो जाएगा 12,100, फिर उस पे भी 10% लगेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यानी ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, है ना? इसमें क्या हो रहा था कि हर बार 10,000 पे लग रहा था, 1 साल का 1,000, दूसरे साल का 2,000, तीसरे साल का 3,000, ऐसे करके लगता जा रहा था। लेकिन इस पे क्या है, ब्याज पर ब्याज। आते हैं सवाल पे। आपने 2-3 बातें समझी, है ना? ब्याज क्या होता है, मूलधन, दर और समय। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है।
साधारण ब्याज मतलब जिसपे सिंपल निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। आते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। जिसको अभी भी ना समझ में आया हो वो वीडियो में देख सकता हो, है ना। ध्यान से सवाल को देखना, बड़ा सिंपल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब आप कहते हो कि 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए घर वालों से ले ही सकते हो, पर्सनल मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना। ध्यान से देखना, हमें निकालना है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ध्यान समझना, खाते में मतलब अकाउंट में, है ना, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। बात क्लियर है? नहीं, थोड़ा सा रुको, यह समझ में आया है ना। अगर मैं बात करूं पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन, एक बात बड़ी सिंपल सी समझना, बड़ी सिंपल सी, है ना। इसको मैं थोड़ा अलग से लिखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, राशि हमारे पास कितना है 10,000, कितने परसेंट का है 8, बटे कितना हो जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा। बात क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, है ना। अब मैं पूछूं कि मिश्र धन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो प्रत्येक मतलब कि हर वर्ष का, तो पहले वर्ष का मिश्र धन क्या होगा 10,000 प्लस 800, है ना। ये कितना हो जाएगा 10,800, ये पहले वर्ष का है मिश्र धन। ऐसे करके किसी को कोई दिक्कत है ना। फिर हम इसी तरह लिख सकते हैं, है ना, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, ऐसे करके। अब बताओ किस पे लगेगा 10,800 पे। 2 0 क्या हुआ, कट गया, 8 8 64, 4 6 और 8 एकम 864। तो 10,000 इतना था, 800 इसमें जोड़ देंगे 864, और यहाँ से एक हो जाएगा और एक, है ना। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार जो 8% का ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, किस पे लगेगा। लेकिन अगर यहीं पे साधारण ब्याज होता, क्या होता है, अगर साधारण ब्याज होता तो क्या ऐसे ब्याज पर ब्याज लगता, एक बार 10,000 पे लगता, अगली बार भी 10,000 पे, अगली बार भी 10,000 पे, हर बार 10,000 पर ही लगता। लेकिन ये क्या ब्याज जुड़ रहा है, फिर उस पर 8% लग रहा है ना। चलिए इस पे 8% का ब्याज लगा देते हैं। अभी इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा क्योंकि 0 0 है नहीं। देखते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, और बटे कितना हो जाएगा 25। इसको थोड़ा भाग करना पड़ेगा। चलिए 25 नवा कितना होता है 225, 13 में से 5 निकला 8, ये कट गया 2, 25 यहाँ 75, है ना। 12 में से 5 निकला 7, ये कट गया 78, 25 यहाँ 75, 3 आ गया, ये कट गया 0.0, 25 एक कम 25 और 25 दूना 50, कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अरे ये तो खाली ब्याज है, ये कितना है, ये 933, ये खाली ब्याज है, तो इसमें जोड़ देंगे 11 6 6 4 में जोड़ देंगे 933.12, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 6 3 9 15, है ना। ये हो जाएगा 12 59 7.12, बस, है ना। इसी तरह आता रहेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिख दी है, इसको मिटा देते हैं। हो गया, ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला। ये बात मुझे यहाँ पे लिखनी, ये मुझे यहाँ पे लिखनी थी, है ना।
इसी तरह तीसरे वर्ष का ब्याज, तो तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा 12,59,7.12। ये बात मुझे यहाँ पे समझ में आया। इसी तरह हम निकालते जाएंगे, हाँ या ना। तो बस ऐसे अब हमें चेक करना है कि यह एपी है या नहीं, है ना। तो इसका एपी चेक कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा A1 A2 और A3, है ना, सिंपल सी बात है ना। ये है A1, ये क्या है A2 और ये क्या है A3, है ना। ऐसे करके ये आता रहेगा। तो आगे हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है। तो क्या लिखेंगे, सार्व अंतर। चलिए फटाफट से इसमें निकालते हैं D1, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना हो जाएगा 10,800। तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए बताओ कोई जी। $864 कितना आएगा 864। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम D2 निकाले, क्या निकालें D2, A3 माइनस A2, यानी कि 1259712 माइनस 1166 और 4। चलिए घटा लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे 0 0 कर लेते हैं, माइनस 2 1 और यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या सेम आया, है ना। यानी कि चूंकि जो D1 है डज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दिस इज नॉट, इसको लिख लीजिए, इफ D1 डज नॉट इक्वल टू D2, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह AP नहीं है। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए।